बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। PTI के काफ़ी जो फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस थे, मिनिस्टर्स थे, वो अपनी जुमात जो है उसको छोड़ के दूसरी जुमातों में या जा रहे हैं या सियासत से फ़िलहाल तो उन्होंने साइड लाइन हो गए हैं। लेकिन हमने देखा कि जहांगीर तरीन जो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके बड़े करीब रहे हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी रहे, फिर बाद में उनसे दूर हो गए और डिस्क्वालिफिकेशन का जो उनका मामला है वो भी अभी तक जू का तू है। लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। आज हमने देखा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हैं भुट्टो साहब, उन्होंने भी उनसे मुलाकात की, कुछ और लोगों ने भी मुलाकातें की है। इसी तरह हमने देखा है कि काफ लीग के लोगों से भी मुलाकातें हो रही हैं, लीडरशिप से मुलाकातें, और ख़ुसूसन जरदारी साहब जो है वो लाहौर में पिछले चंद रोज़ के अंदर उन्होंने कुछ मुलाकातें की और पीपल्स पार्टी को बाकायदा लोगों ने जो है वो KP के अंदर, पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब से स्पेशली लोगों ने ज्वाइन किया है। अब पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि साउथ पंजाब से पहले भी उन्हें काफ़ी अच्छी जो है रिस्पांस मिला था। 2008 के इंतखाबात और 13 के दरमियान जब उन्होंने हुकूमत भी बनाई थी यहाँ पे मरकज़ में, तो अभी भी उनकी ये कोशिश है और ये जोड़ तोड़ जो है वो किस हद तक मुख्तलिफ सियासी जुमातों को फ़ायदे देगा, किसको नुकसान देगा, और मौजूदा जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की सियासत को कहाँ लेके जाएगी, इन इशूज़ पे हम इस वक्त हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नज़ीर लगारी साहब। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं और कई दहाइयों से जो है वो पाकिस्तानी की सियासत को बड़े करीब से देखते हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ज़रा आप पीपल्स पार्टी के हवाले से बता दीजिएगा कि डू यू थिंक कि ये जो लोग PTI से बेसिकली तो काफ़ी ऐसे लोग थे इलेक्टेबल्स जो कि पीपल्स पार्टी को छोड़ के पंजाब के अंदर PTI में आए थे, डू यू थिंक कि वो दोबारा से वहाँ जा रहे हैं तो पीपल्स पार्टी को किस हद तक उसकी जो पोजीशन है वो बेहतर हो जाएगी? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की हैसियत 2013 के इलेक्शन से और 2018 के इलेक्शन से बहुत बेहतर होगी और 2008 के इलेक्शन से उससे भी कदरे बेहतर सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि इस बार जो हैं वो खासे बड़े अरकान शामिल भी हुए हैं और इसकी तरफ काम भी हो रहा था। बहुत से अजला जो हैं वो पूरे के पूरे जो हैं वो पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में सिटिंग 3 MLA पीपल्स पार्टी की थी, बाकी जो 3 सीटें हैं उन पर पीपल्स पार्टी कामयाब उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी। उसके पास ये उम्मीदवारों का मसला नहीं रहा है। लिया में यही सूरत हाल है, राजनपुर में भी तकरीबन यही सूरत हाल है। वो देखते ये हैं कि द्रिशक फैमिली और लगारी फैमिली जो है वो भी मीना लगारी वो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो रिटायरमेंट ली, अब वो पीपल्स पार्टी में जाते हैं तो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी होगा, और अगर जहांगीर तरीन साहब को ज्वाइन करते हैं तो शायद उनका पलड़ा भारी हो। इसी तरह से मुल्तान में पीपल्स पार्टी में काफ़ी लोग आए हैं और लोधरा में भी पोजीशन पीपल्स पार्टी की शायद बेहतर हो, लेकिन लोधरा चूँकि होम ग्राउंड है तरीन साहब का, तो वहाँ पर तरीन साहब की पोजीशन बेहतर रहेगी। और इसके अलावा भक्कर और मियांवाली की तरफ भी पीपल्स पार्टी की पेशकदमी हुई है। मेरे ख्याल में जंग में रिवाइवल होगा। जंग में जो है फैसल सलाह हयात तो बहुत चंद 100 वोटों से वो हारे थे या उनको हराया गया था, और बहुत सी वहाँ से और भी इम्कानात हैं कि सूबाई की और कौमी की भी सीटें निकल सकती हैं। सराइकी बेल्ट जो है वो बड़ी हद तक कवर किया जा सकता है और जहांगीर तरीन साहब भी इसको कवर करेंगे। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये हो सकता है कि जहांगीर तरीन साहब एक वक्त ऐसा भी था जब वो चाह रहे थे कि सराइकी बेस्ड पॉलिटिक्स करें और वो सराइकी सूबे के लिए ही काम करें, तो अब उनके लिए एक खुला मैदान है। अगर पीपल्स पार्टी भी मौजूद है और जहांगीर तरीन साहब भी मौजूद हैं और जीतने के अच्छा लगारी साहब, मुझे जी एक तो मुझे ये बताइएगा कि आने वाले जो इलेक्शन होंगे, बिकॉज अभी तो ये इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी PMLN खासकर, डू यू थिंक कि ये इलेक्शन में भी इसी तरह इत्तेहाद में जाएंगे या ये आपस में कंटेस्ट कर रहे होंगे इंस्टेड ऑफ कंटेस्टिंग PTI? एक तो ये है कि ये PDM छोड़ चुके थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो 2021 में ही पार्टी छोड़ चुकी थी। सही है। और वो PDM का हिस्सा नहीं थी।
और ये 2022 के हालात थे जो जरदारी साहब इनको कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग आगे बढ़ें, आप बड़ी पार्टी हैं, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं, वरना मुल्क भी कोलैप्स कर जाएगा और सियासत भी कोलैप्स कर जाएगी, तो आप ये करें। उन्होंने उनको राज़ी किया, लेकिन वो अलग अलग जगहों पर रहेंगे, वो अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे और एक दूसरे के मुकाबले सीटों पर उम्मीदवार भी खड़े करेंगे और मुकाबला इन दो दो जो है वो पार्टियों में भी होगा। और साथ साथ जहांगीर तरीन साहब एक बड़ा ग्रुप लेकर आएंगे और उसके अलावा ये जहांगीर तरीन साहब के उम्मीदवार जो हैं वो दोनों तरफ होंगे, सेंट्रल पंजाब में भी होंगे और सराइकी बेल्ट में भी होंगे। पीपल्स पार्टी भी सराइकी बेल्ट में भी होगी और सेंट्रल पंजाब में भी होगी। मुस्लिम लीग नून जो है वो सेंट्रल पंजाब में होगी और सेंट्रल पंजाब की एक बड़ी पावर होगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये मौका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, जहांगीर तरीन साहब के लिए, खुद पीटीआई के लिए। ये तीनों पार्टियां इस बात पर राजी थीं कि सराइकी सूबा बनाया जाए। अब इनके लिए कोई फरार का रास्ता नहीं होगा, इन्हें जाना पड़ेगा और आगे जाकर इस मामले को हल करना पड़ेगा। एक वफाक का मुतवाजी और एक ऐसा वफाक होना जो अच्छा लगारी साहब, मुझे जी आप सही फरमा रहे हैं। ये मुझे बता दें कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो एक मेजॉरिटी पार्टी उभर के सामने आएगी नेक्स्ट जो इलेक्शन हो रहे हैं? बिकॉज यही सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है, ज़ाहिर है अगर इंटीरियर सिंध की मैक्सिमम सीटें जीत जाती हैं, कराची के अंदर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, अभी भी काम कर रहे हैं मुराद अली शाह, वहाँ से भी कुछ सीटें निकालने में अगर कामयाब हो जाते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जनरल कादर बलोच हैं, इसके साथ साथ बाकी काफ़ी सीनियर लोग जो हैं वो PMLN को छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर गए थे, वहाँ से भी इनको एक पजीराई मिलेगी। तो डू यू थिंक, और KP के अंदर भी मौजूदगी पीपल्स पार्टी की काफ़ी ज़्यादा है, तो एक बड़ी जुमात तो उभर के सामने आएगी? एक तो ये है कि बलूचिस्तान तो ऑलमोस्ट जो है वो पीपल्स पार्टी उसमें एक बड़ी पार्टी के तौर पर एब्सोल्यूट बड़ी पार्टी होगी और उसके तौर पर वो आएगी बलूचिस्तान। लेकिन बलूचिस्तान की सीटें कम हैं। सिंध में वो पहले भी स्वीप करती रही है और अब भी वो स्वीप करेगी और कराची की कई सीटें उन्हें पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी लेगी और सराइकी बेल्ट में भी वो कामयाब होगी। लेकिन क्या उसे आगे इत्तेहाद करना पड़ता है? ये हो सकता है कि उसे इत्तेहाद करना पड़े हुकूमत बनाने के लिए। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ बनाए या जहांगीर तरीन साहब के साथ बनाए या PTI के उन लोगों के साथ बनाए जो अलग एक पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या इटसेल्फ PTI अगर मौजूद है और तो उसके साथ बनाए। तो ये एक सूरत हाल ऐसी होगी कि जिससे लगेगा कि एक मखलूत हुकूमत बनेगी। मेरी तजवीज़ ये होगी और ख्वाहिश ये होगी कि तमाम पार्टियां मिल जाएं और कोर इश्यूज जो हैं वो एक ऐसी हुकूमत बनाएं जो वसी और बुनियाद हो और मिलकर बनाएं और कोर इश्यूज को हल करें। पाकिस्तान के कोर इश्यूज जो हैं वो मिल बैठ कर हल करें। एक अपने अपने अना की, अपनी अपनी जो है वो शख्सियत की और अपनी अपनी सियासत के कुछ पोर्शन की कुर्बानी दें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को एक बड़े मुआशी समाजी सियासी बहरान से आगे निकालें और पाकिस्तान को एक अच्छे रास्ते पर डालें। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद हमने देखा कि PTI के अंदर जो तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी था, जिसमें कहा यह जाता है कि तकरीबन 220 से ज़ायद इम्पॉर्टेंट जो उनके इलेक्टेबल्स और इम्पॉर्टेंट जो लीडर्स थे वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। और इसके नतीजे में हमने देखा है कि जहांगीर तरीन साहब जो कि फॉर्मर PTI सीनियर रहनुमा थे, एक ज़माने में सेक्रेटरी जनरल भी रहे, उनके बड़े करीब थे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और कहा यह जाता है कि ग्रुप को पार्टी की शक्ल में तब्दील करने के लिए काम किया जा रहा है। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। जरदारी साहब भी लाहौर जाके बैठ गए थे, उनकी मुलाकातें भी हुई। जो साउथ पंजाब है, ख़ासकर पीपल्स पार्टी जो है उसका फोकस साउथ पंजाब के ऊपर है, क्योंकि जो GT रोड है या बाकी जो अजला हैं पंजाब के, वहाँ पर नून लीग या
फिर अब हम देख रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन के बाद हमने पीटीआई को देखा था। सो पीपल्स पार्टी वांट्स टू कंसंट्रेट ऑन द साउथ पंजाब, जहां से वो सीटें जो हैं वो लेना चाहते हैं और लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं। इन तमाम इश्यूज़ जो हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। ख़ासकर पीपल्स पार्टी जो है वो किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, किन लोगों को नहीं लेना चाह रही है। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर बैरहमान तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि कहा यह जा रहा था कि और सुनने में ये आया कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी ख्वाहिश का इज़हार किया था, बल्कि वो घर तक पहुंच गए थे, लेकिन जरदारी साहब उनसे मिले नहीं है। किन लोगों से नहीं मिला जा सकता जो कि पहले पीपल्स पार्टी में थे और पीटीआई में चले गए और अब पीटीआई को भी छोड़ दिया उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद, थैंक यू सो मच। देखिए, 9 मई के बाद इस मुल्क में की डायरेक्टिव्स पे जो कुछ हुआ, आपको पूरी दुनिया ने और आप जैसे लोगों ने उनको देखा, ऑब्जर्व किया कि इनकी डायरेक्टिव्स पे शुहदा की यादगारों को जला के राख कर दिया, कोर कमांडर के घर पे जना हाउस को जला के राख कर दिया। ऐसे मुकामात जो तारीखी मुकामात थे, जैसे रेडियो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उनको बिल्कुल जला के राख कर दिया और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया उस किरदार में मुलविस थे जो किरदार इंडिया दुश्मन मुल्क ने 75 सालों में उसने कभी नहीं किया था। उसकी कोशिश थी जरूर, लेकिन वहीद साहब अभी आते हैं, मैं आपके सवाल की तरफ में आता हूं कि वो कौन से लोग हैं कि जो वो पीपल्स पार्टी लेना चाहते हैं, या वो कौन से लोग हैं जिस पे दरवाजे बन चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत पसंद लोगों के लिए दरवाजे खुले रखते हैं और चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम में अगर वो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, वो जमहूरियत की खिदमत करना चाहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो वो पार्टी उसको वेलकम करती हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान की डिग्निटी को उसने नुकसान पहुंचाया, जिन लोगों ने शुहदा की यादगारों को जलाया, जिन लोगों ने जना हाउस को, अटक किला को, फौजी अमलाक को, अवाम की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन लोगों पे न दरवाजे बंद करते हैं बल्कि उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि उनको निशान इबरत बनाए, उनको सजा दे, ताकि दुश्मन मुल्क इंडिया ने 75 सालों में जो कुछ नहीं किया। अच्छा तंगी साहब, मुझे ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब पीपल्स पार्टी में रहे, गिलानी साहब के एडवाइज़र भी रहे, फिरदौस आशिक अवान साहबा आप लोगों की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहीं। इसके अलावा दर्जनों नाम है जो मैं ले सकता हूं जो कि पीपल्स पीटीआई को छोड़ चुके हैं, बट दे आर एस्पायरिंग टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। मोस्ट प्रोबेबली पीपल्स पार्टी हो सकती है। क्या ऐसे लोगों को आप लोग वेलकम करेंगे? देखिए, जहां तक फवाद चौधरी साहब की और फिरदौस आशिक अवान साहबा का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूं कि उन लोगों ने, फिरदौस आशिक अवान साहबा ने किस वक्त पार्टी छोड़ी थी और फवाद चौधरी ने किस वक्त पार्टी छोड़ दी, लेकिन पार्टी लीडरशिप और सेंट्रल कमेटी हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो भी ऐसी बातें आती है तो वो सेंट्रल कमेटी डिस्कस करते हैं और तमाम जो सी सेंट्रल कमेटी के मेंबर है, मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन जो भी इसी तरह इश्यूज आते हैं तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सेंट्रल कमेटी में वो इशू रखते हैं और तमाम साथी उस पर खुल की बात करते हैं और जब कंसेंसस डेवलप करते हैं, डेवलप होती है, तो उस पे फिर पार्टी लीडरशिप अमल भी करती है। तो मैं समझता हूं कि ये दो नहीं बल्कि इसी तरह सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2018 में छोड़ के पीटीआई में चले गए थे, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं कि वो जमहूरियत पसंद लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं। इन्हीं 4 सालों में या 5 सालों में देखें, आप लोगों को इलेक्टेबल्स चाहिए ना। देखें, इलेक्टेबल्स चाहिए और ऐसे लोग जो कि जाहिर है कि फवाद चौधरी साहब हों या फिरदौस आशिक अवान हों,
वो सेंट्रल पंजाब के अंदर उनकी पोजीशन है, उन्होंने इलेक्शंस जीते हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी को ऐसे लोगों की तो जरूरत है ना। देखिए वहीद साहब, आपने इलेक्टेबल्स का कहा, हमें इलेक्टेबल्स चाहिए, लेकिन वो इलेक्टेबल्स जो अपने मुल्क के साथ मोहब्बत रखते हो, जो अफवाज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखते हो, जो अफवाज पाकिस्तान के शुहदा की इज्जत और एहतराम करते हो, अफवाज पाकिस्तान के जिन नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज रखते हो, तो वो इलेक्टेबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए। अब ये वो इलेक्टेबल नहीं चाहिए जो कि शहरयार अफरीदी ने, मुराद सईद ने, असद उमर ने और यास्मीन राशिद ने खड़े होकर क्या कहा कि आप ज्यादा तादाद में जाके GHQ पे हमला करें, जना हाउस पे कब्जा करके उनको जलाएं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो इलेक्टेबल नहीं चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा यकीन रखती है अवाम के वोट पे, और अवाम के वोट जो है वो फैसला करते हैं कि कौन सी पार्टी के नजरियात और कौन सी पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अपने आप को पेश करती है पाकिस्तान में कि वो कौन सी पार्टी है जिनकी लीडरशिप की चार कब्रें हैं गड़ी हुदाबश में, हजारों वर्करों की कब्रें हैं। मुझे ये बताएं बिकॉज जो बज़ाहिर इस वक्त माहौल है उससे लगता तो ये है कि आने वाला जो इलेक्शन होगा उसमें एक हंग पार्लियामेंट जो है, यानी कोई भी जुमात जो है वो वाज़ेह अक्सरियत नहीं लेगी, और जो लाइक माइंडेड है, जैसे अभी 13 या 11 जुमातें जो हैं, मेन 3 ही पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF है, बाकी MQM है, बाप पार्टी, इन लोगों को मिला के जो है वो एक हुकूमत जो है उसको तश्कील दिया जाएगा। आप लोग जो हैं क्या PTI को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे किसी स्टेज पे? देखिए वहीद, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी किसी माइनस पे यकीन नहीं रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सियासी जुमात को कमजोर नहीं देखना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद बीबी ने हमेशा मजबूत पार्टी पे, देखिए 2017 में जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया तो नवाज शरीफ साहब ऐसे उनका जो एक प्रेसिडेंट का जो ओहदा था वो भी ले लिया गया था, उनके साइन हुए जो उनके कैंडिडेट्स थे, सेनेटर्स, आप खुद सेनेट में हैं, बाद में उन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनको इलेक्शन लड़ना पड़ा, आपको याद होगा। तो जाहिर है कि एक प्रोसेस से तो उनको माइनस कर दिया गया था ना, पिछले तकरीबन 5-6 साल से तो वो माइनस है। वहीद साहब, मैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की और पीपल्स पार्टी की मंशूर और मैनिफेस्टो की बात करता हूं कि हम यकीन नहीं रखते हैं किसी की माइनस पे या किसी पार्टी की कमजोरी पे। और आपको मैं बता दूं कि जब जब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन गए तो ऐवान सदर की ताकत को मुंतकिल करके पार्लियामान को और 58(2)B को खत्म करके 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर किया, और इसमें आपने देखा कि मियां साहब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बन गए। हमें किसी चीज से काम नहीं है, लेकिन आपके सवाल की तरफ मैं आता हूं, PTI को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि साथी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज को समझती हैं कि अगर वो ये अनासर अगर वो जना हाउस पे, अगर वो कोर कमांडर के घर पे, अगर वो फौजी अमलाक पे, अगर वो तारीखी अमलाक के जलाने में मुलविस है, तो चाहे इमरान हो या दूसरे उनके साथी हो, उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि वो निशान इबरत बने। सजा तो मिल जाएगी, लेकिन ये है कि लोग पाकिस्तान के अंदर तौबा करके दोबारा से आके बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बैठ गए, बैठते भी रहे, मेरा ख्याल है आगे भी आते हुए आने वाले दिनों में बैठेंगे। इस चीज़ का भी आपको पता है ना, पाकिस्तान के अंदर एक वक्त में एक सियासी जुमात या जो लीडर होता है उसके ऊपर सख्तियाँ होती हैं, उसको माइनस कर दिया जाता है, उसको बाहर भेज दिया जाता है, और दूसरी दफ़ा जो है जब वो एक्सेप्टेबल हो जाता है तो वो आ जाता है, वो सब कुछ हो जाता है। देखिए मेरी बात सुने वही, एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए पॉलिटिक्स में अगर किसी ने गलती की है वो एक्सेप्टेबल बनते हैं, कभी एक्सेप्टेबल नहीं बन जाते हैं, कभी वो बाहर जाते हैं, कभी वापस आते हैं, लेकिन 9 मई में जो कुछ हुआ वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ना मैं एक्सेप्ट करता हूं, ना पाकिस्तान के 25 करोड़ में एक्सेप्ट करते हैं, और ना आप एक्सेप्ट करते हैं। लिहाजा अगर आज भी हम कंप्रोमाइज करते हैं ऐसी चीजों पे, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल को हम खुद तारीख बनाना चाहते हैं। ओ फुटेज
वो जलाओ गिराओ याद है पूरी दुनिया को। और यौम मई, ये जो यौम शुहदा के दिन पे उन मुलवाहिकीन ने क्या सोचा कि हमारे बच्चों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बेटों ने इस मुल्क की धरती के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देकर उनके मुजस्सिमों के साथ, उनकी यादगारों के साथ किसने क्या। तो आज अगर हम स्टैंड नहीं लेते हैं, अगर आज उन शुहदा की यादगारों पे स्टैंड नहीं लेते हैं, अगर आज जना हाउस की जलाने पर हम स्टैंड नहीं लेते हैं, तो फिर शुहदा की लवाहिकीन को कम ही। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सेनेटर बैरम तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे क्विकली, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सेहत का जो शोबा है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजरता आ रहा है, माजी के अंदर भी और अभी भी गुजर रहा है। और अभी भी हम देखते हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे ज़्यादा लोगों की तादाद होती है, चूँकि लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जाके इलाज करवाएं। लेकिन सरकारी अस्पतालों के अपने चैलेंजेस होते हैं। आपको मालूम है कि वहाँ पे जिस तरह से मरीज़ों का रश होने की वजह से वहाँ पे ट्रीटमेंट भी सही नहीं होती। पिछले एक अरसे से हमने देखा है कि मुल्क के मुख्तलिफ जो सूबे हैं वहाँ पे अस्पतालों के अंदर जो नए डॉक्टर्स हैं, यानी यंग डॉक्टर्स जिनको कहा जाता है, मुख्तलिफ औकात के अंदर वो आपको एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं। कभी उनकी तनख्वाहों का मसला है, कभी उनकी जॉब सिक्योरिटी का मसला होता है, कभी उनके कॉन्ट्रैक्ट का मसला है। रिसेंटली हमने देखा है कि पंजाब के अंदर एक अस्पताल में वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद से आज तीसरा रोज़ है कि पंजाब की तमाम एमरजेंसीज़ के अंदर यंग डॉक्टर्स ने वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं वो, और उनका बायकॉट भी किया हुआ है उन्होंने एमरजेंसीज़ का, यानी दे आर नॉट अटेंडिंग द एमरजेंसीज़। और डेफिनेटली उसका जो नेगेटिव असर है, जो इस वक्त मरीज़ जो हैं वो उससे मुतासर हो रहे हैं, और जो उसके यानी करता धरता हैं, जो हेल्थ की मिनिस्ट्री है या गवर्नमेंट है, वो इस हवाले से क्या कर रही है, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यंग डॉक्टर्स के जो सदर हैं मुदस्सिर नवाज़ अशरफी साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अस्पताल से ड्यूटी पे भी हैं। आई डोंट नो कि एक तरफ एहतजाज हो रहा है, दूसरी तरफ ड्यूटी भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएँ कि आप लोगों की मुतालबात हैं क्या, और क्या पूरे पंजाब के अंदर इमरजेंसी जो है इस वक्त आप लोगों ने अबेंडन की हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले थोड़ी सी आपकी करेक्शन करना चाहूंगा कि इमरजेंसी नहीं, आउटडोर सर्विसेज का जो है वो बायकॉट चल रहा है। अच्छा, ओपीडी का आपने किया हुआ है? ओपीडी का? जी, ओपीडी का। और ओपीडी में सीरियस पेशेंट्स नहीं होते, इमरजेंसी में सीरियस पेशेंट होते हैं। और इस एहतजाज की वजह ये बनी कि आप सारे आपके मीडिया के दोस्तों ने सबने दिखाया भी, जो एक जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की गई है चिल्ड्रन अस्पताल में, उसके खिलाफ। तो ये हमारा आज से नहीं, पिछले 6 साल से इसी मूवमेंट में हम चल रहे हैं, जिसमें जब भी कोई अस्पताल में इस तरह नाखुशगवार वाकया होता है तो फिर बीइंग द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डॉक्टर्स कम्युनिटी हमें प्रोटेस्ट पे आना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तब हमारे साथ वादे किए जाते हैं, आपको सिक्योरिटी बिल दिया जाएगा, आपको सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। जब हम उसी स्ट्राइक कॉल ऑफ करते हैं तो अगले इवेंट तक, अगले सानिया तक फिर इंतजार किया जाता है। कोई भी हुक्मरान, कोई भी हुकूमत उसके बारे में नहीं सोचती। तो इसी को लेके इस दफा जो वाकया हुआ है, पंजाब भर के तमाम अस्पतालों में आउटडोर्स बंद हैं, और ये इस दफा डॉक्टर्स ने अपने तय किए हैं। वो इस कदर फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, अपने आप को इस कदर इनसिक्योर जो है वो फील कर रहे हैं कि एक तरफ तो हम जो है वो जो काम 10 लोगों का है वो 2 लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद बजाय अप्रिसिएट करने के कम वसाइल में, कम सहूलियात में, ओवरबर्डन्ड हॉस्पिटल्स में हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन रिटर्न सिर्फ हम सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि एटलीस्ट आपकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तो हो। जो नहीं, लेकिन जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अस्पताल के अंदर आपको कैसे दिया जाएगा? मतलब एक ओपीडी है, उसके अंदर आप समझते हैं कि कितने वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो होने चाहिए, जो कि अगर वहाँ पे किसी डॉक्टर के ऊपर हमला हो जाता है तो वो उसकी प्रोटेक्शन कर सके? सर, जो इन्होंने बिडिंग की हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, अगर उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि 70% मसाइल का हल हो जाएगा। जो आउटसोर्स किया हुआ है सारे गार्ड्स को और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गार्ड ऑन ड्यूटी होते हैं वो 60-70 प्लस है। आप मुझे बताएं, जो 70 साल का बंदा है वो अपने आप को सिक्योर करेगा?
कि किसी नागहानी सूरत से जो है वो अमले को बचाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो बेसिक रीजन है वो क्या है? जब भी कोई गरीब मरीज अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जाता है, तो वो एक मकसद लेके जाता है कि वहां पे उसका फ्री इलाज हो जाएगा, उसको अद्वियात मिल जाएंगी, उसको फ्री टेस्ट मिल जाएगा, अच्छा इलाज मुआवजा मिल जाएगा। लड़ाइयाँ कहाँ पे होती हैं कि जब एक मरीज अस्पताल में आता है, हम उसको चेक करते हैं, डॉक्टर का काम है मरीज को देखना, उसके मर्ज की तशखीस करना और दवाई लिख देना। अब अगर उसको बेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसको अद्वियात मिल रही है कि नहीं मिल रही, उसके टेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो एक मरीज आपके पास आ रहा है वो टैक्स पेयर है, तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि उनको इलाज दे। लेकिन जब उनको वो इलाज नहीं मिलता, मिसाल के लेकिन तौर पर इसमें जाहिर है कि इसमें जो आपके आपके जो एमएस होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं अस्पतालों के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ईडी वगैरह, वो भी तो जिम्मेदार हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे होते हैं। सारी फाइनेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में होती है। सर मैं समझता हूँ कि अगर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो जाए, कुछ स्ट्रिक्ट इंक्वायरी हो जाए, ये चिल्ड्रन के केस में आप देख लें, आप कहीं ना कहीं ये देखिए ना, एक इशू हुआ एक वार्ड में, 1 घंटे तक वो डॉक्टरों को मारते रहे, 1 घंटे तक पूरा चिल्ड्रन अस्पताल यरगमाल बना रहा। वो नर्सरी का वार्ड था, वहां पे और भी बच्चे होंगे जो सीरियस होंगे। इस हंगामा राई की वजह से अगर उनकी तबीयत बिगड़ जाती तो कौन जिम्मेदार बनता? अगर आपके घर में मसला है तो घर का सरबराह सबसे पहले आता है। वाकया खत्म हुए 4 घंटे हो चुके थे, रोड्स ब्लॉक हो चुके थे, मीडिया पहुंच चुका था, लेकिन वाइस चांसलर साहब, एमडी साहब, जो सिक्योरिटी के इंचार्ज है वो नहीं पहुंचे। ये अस्पताल आपका कौन सा अस्पताल है? ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये वाकया हुआ है, ये 31 मई का सानिया जो जहाँ पे हुआ है। तो हमने कल जो हमारे डायलॉग थे उसमें हमने मिनिस्टर साहब को ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आप इसकी कमेटी बनाएं, पता चले कि पहला इंसिडेंस, पहली तो बात ये कि ऐसा इंसिडेंस हुआ क्यों, अगर हुआ तो उसके पीछे जिम्मेदारान कौन थे, क्योंकि जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर जिसको मारा गया है, आप अगर उसकी इंक्वायरी करेंगे तो उस बंदे का वो बेड भी नहीं था, उसका वो मरीज भी नहीं था, सिर्फ मरीजों ने अपना गुस्सा उस पर निकाला है कि जो डॉक्टर नजर आ गया है उन्होंने उसको जो है वो अपनी तशद्दुद का निशाना बना डाला। तो ये मेरे ख्याल है कि अब अदम जो है वो बर्दाश्त हर जगह पे तो है। चलो ये मुझे बताएं कि ये एक वाकया एक हॉस्पिटल में हो जाता है तो पूरे पंजाब की आवाम को, 12 करोड़ आवाम, 13 करोड़ आवाम जो है उसको आप समझते हैं कि इसका जो है खमियाजा भुगतना चाहिए? सर मैं आपकी इस बात से एग्री भी करता हूँ, और अगर मैं आपकी जो एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ उसके बाद भी आपको एहसास ही होगा, अंदाजा होगा कि अभी भी हम ही मरीजों का जो है वो एहसास कर रहे हैं, हकामे बाला नहीं कर रहे। अगर हमें मरीजों का एहसास ना होता, लेकिन आपको हकामे बाला जो है टैक्स पेयर मनी, आप लोगों को सैलरीज दी जा रही है ना, यू आर बीइंग पेड फॉर इट। नॉट ऑल द डॉक्टर्स, इवन आज के सिस्टम में भी हर हॉस्पिटल में अराउंड 30 to 40% डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको उनकी बेसिक पे भी नहीं मिल रही, और फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के नाम पे जब डाला जाता है वो 6-6 माह बगैर तनख्वाहों के काम करते हैं। फिर मेयो अस्पताल की बात करें, वहां पे हर साल ऐसे होता है कि जो नया डॉक्टर आता है उसको 6 माह तक तनख्वाह नहीं दी जाती, फिर वो प्रोटेस्ट करता है, उसके बाद कोई नागवानी सूरत होती है, उसके बाद वो जो है उसको सैलरी रिलीज की जाती है। तो ये इतने ज्यादा मसाइल हैं कि इन मसाइल ने जो है वो एक आग भड़का दी है, और एक जो है ना वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी प्रिवेल कर गई है कि पिछले 6 माह में 10 लाख अगर पाकिस्तानी बाहर गए हैं तो उनमें से 70% डॉक्टर्स थे। वजह क्या थी कि बाहर उनको सबसे बड़ी बात जो होती है वो रिस्पेक्ट और जान की सिक्योरिटी होती है, वो दी जाती है। नंबर 3, जो उनको पाकिस्तान दुनिया में सबसे लो पे, इवन अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में भी जो डॉक्टर्स हैं उनकी पेज भी पाकिस्तानी से ज्यादा है। हमने कभी फिर भी ये डिमांड नहीं किया, हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट प्रैक्टिसेस करते हैं, सरकार में भी रहते हैं और बाहर बैठ के जो है वो बड़ी बड़ी फीसें, बड़े बड़े ऑपरेशंस पे लाखों रुपए भी लेते हैं, तो पाकिस्तान में डॉक्टर्स जो हैं वो बिलियंस बनाते भी हैं ना हर साल, इस बात को भी तो आप मानेंगे? सर वो यंग डॉक्टर्स नहीं है, वो इस बात में नहीं आते। चलिए यंग डॉक्टर्स ही, एक यंग बंदा जो है वो बाद में मिडिल एज में जाता है, फिर वो ओल्ड एज में जाता है, और फिर अपनी बाकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो आखिरी जो प्रैक्टिस होती है, मतलब सीनियर प्रैक्टिस होके लोगों की फिर वो निकालते हैं। तो ये बात भी तो माननी चाहिए। प्राइवेट प्रैक्टिस की अगर आप बात करें तो हर डॉक्टर अपना अगर सरकारी अस्पताल में ड्यूटी कर रहा है और वो अपनी बेसिक पे से नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं ले रहा, तो वो आपका लॉ, आपका कानून, आपका आइन उसको इजाजत देता है कि वो जहां मर्जी, जितनी मर्जी प्राइवेट प्रैक्टिस करे। और उसकी आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप लोगों की जो बातचीत हो रही है वो किस जगह पे है? मतलब गवर्नमेंट, यू आर होल्डिंग नेगोशिएशंस विद द गवर्नमेंट, कहां पे पहुंची है बातचीत आप लोगों की?
बातचीत हमारी जो है वो फ्रेमवर्क डिसाइड हो गया है। हमारी मिनिस्टर हेल्थ जुवेद अकरम साहब, वो हमारे टीचर भी हैं। तो ओपीडीज कब ओपीडीज ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग? ओपीडीज हमारा जो नेक्स्ट मीटिंग है वो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को होगी, जिसमें अगर हमें सिक्योरिटी लेजिस्लेशन दी जाती है, एटलीस्ट एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता है, तो हम फौरन ओपीडीज खोल देंगे। लेकिन इसके ऊपर बड़ा क्लियर कट मौकफ है हमारा कि जब तक सिक्योरिटी बिल पास नहीं होगा उस वक्त तक पूरे पंजाब में ओपीडीज बंद ही रहेगी। चलें ठीक हो गया। और आपने ऑर्डिनेंस की बात की, क्योंकि अभी तो असेंबली जो है ज़ाहिर है वो तहलील है, ऑर्डिनेंस ही गवर्नमेंट जो है वो ला सकती है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मुदस्सिर, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।